नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेड सेक्शन। लेकिन आज की चर्चा में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस लेक्चर का फ्री पीडीएफ है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको क्लिक कीजिए और आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक। अपनी प्रिपरेशन को और कॉम्पैक्ट एंड पावरफुल शेप देने के लिए जुड़िए हमारे साथ सिविल्स डेली के यूट्यूब रिचुअल्स प्रोग्राम में, जिसके तहत हम आपकी तैयारी प्री, मेंस और इंटरव्यू के लेवल तक कराते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यू कवर करते हैं जो हमारा रात 9 से 10 के बीच में जाता है, और करंट अफेयर्स हेडलाइंस, चाहे वो हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड हो, ब्रेकिंग न्यूज़, बर्निंग इश्यूज से टॉपिक्स जाते हैं। और आप ऑलरेडी देख रहे होंगे अगर आप एसोसिएटेड होंगे हमारे चैनल से, एडिटोरियल एंड ओपन एनालिसिस जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं कंडक्ट करता हूँ, एंड एक डेली एक्सप्लेनर जाता है, एक इनसाइट एनालिसिस ऑफ एनी वन टॉपिक, चाहे वो स्टैटिक का हो चाहे करंट अफेयर हो, और वीकली वेबिनार, जहां हमने लास्ट वीक संडे को एक वेबिनार पोस्ट किया था, और इस संडे को भी रिसेंटली हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है जो कि जल्द ही पब्लिश होने वाला है। तो दोस्तों, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पे क्विकली नजर डालता हूं। आज एक एडिटोरियल आया है फॉर्म्स लॉ पे फिर से। ठीक है, इससे रिलेटेड फिर एक स्पेस एंड इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहां पे हम बहुत डिटेल में जानेंगे कि ये आर्टिकल किसके बारे में है और क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट लेबर कोड्स एंड लॉज। आज के आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम कवर करेंगे, इट्स रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन, जो हमने कुछ तरह से काफी हद तक कल कवर किया था, जहां पे मैंने बताया था आपको एनएसजी और आईएसए के बारे में, लेकिन यहाँ पे कुछ मामला दूसरा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले न्यूज से जो फार्म्स लॉ से रिलेटेड है। लेकिन फार्म्स लॉ काफी टाइम से चर्चा में है, जब से गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि वो तीनों लॉ को, कृषि कानून को हटा देगा, रिपील कर देगा। तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे फैकल्टी, हमारे मेंटोर्स हैं, उनके कुछ वीडियोस देखिए। फॉर एग्जांपल अंजुम जी, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस लॉ को कवर किया है, और उसके बाद करंट अफेयर्स में आद्या मैम ने बहुत डिटेल में इस पूरे टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और उस पर जाएं, और 24th 25th ये सारे जहां पे मैंने ऑप्शन टिक किया, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ताकि आप जाके क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। ओके, सो हम अपनी तैयारी को और अपने एफर्ट्स को डुप्लीकेट नहीं करेंगे। ओके, हम अपना टाइम सेव करेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट और पहले टॉपिक पे, जो है स्पेस एंड इंडिया। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, साइंटिफिक इनोवेशन एंड डिस्कवरीज से रिलेटेड है। तो एक दौर था दोस्तों 1950 का, जब अंतरिक्ष यानी स्पेस से जुड़ी खबरें एक एक मैजिकल इनोवेशन लगती थी। उस टाइम के दो सुपर पावर्स की कंपटीशन में कुछ रेस चलती थी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं 1957 में, जब सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका नाम स्पुतनिक था। जी, स्पुतनिक, जो आप अभी सुन सकते हैं, रशिया की जो खुद की मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन है, उनका नाम भी स्पुतनिक है। तो इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का रशिया ने अपना उस टाइम पे नाम रखा था स्पुतनिक। उस टाइम के यूएस एक कैपिटलिस्ट स्टेट था, अभी भी है, और सोवियत यूनियन एक सोशलिस्ट स्टेट था। इन दोनों में हमेशा से कंपटीशन रहा है, सुपर पावर्स रहे हैं, अभी भी हैं, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे एक कंपटीशन होते हैं, और उसी कंपटीशन का नतीजा है स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड इंटरनेट। ओके, हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन और अब आज का जो दौर है, फिर से स्पेस का वो टाइम शुरू हो गया है, फिर से वो टाइम आ गया है। मगर आज की जो रेस है वो प्राइवेट प्लेयर्स की है, और इसका बहुत बड़ा रोल दिख रहा है।
जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं आज की न्यूज़ में सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशंस क्या क्या हैं। सो इन स्पेस गवर्नमेंट ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इन स्पेस। आई होप ये इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये एक सिंगल नोडल एजेंसी है जो कि बूस्ट करती है हमारी स्पेस एक्टिविटीज को, उसके सेल एंड परचेज जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी ट्रेड को ये बूस्ट करती है। ठीक है, ये एक इसरो की नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटी है। जब हम यहाँ नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटी बोलेंगे एनजीपीई, इसका मतलब ये है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर का भी बहुत बड़ा रोल है। यहाँ आप देख सकते हैं प्राइवेट प्लेयर इन द सेक्टर थ्रू एनकरेजिंग पॉलिसीज। ठीक है, इस एजेंसी का काम ही यही है कि प्राइवेट प्लेयर को इस प्रोसेस में इसको स्ट्रीमलाइन में ले आया जाए, उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट हो और एक पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप मिलके इस फंक्शन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगी। ठीक है, आज जो स्पेस इकोनॉमी है ग्लोबल सेक्टर पे 440 बिलियन ग्लोबल सेक्टर की इकोनॉमी है ये, और इंडिया इसमें 2% भागीदार है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आया है, लीडिंग स्पेस फॉरेन कंट्री। बताया गया है इंडिया इज ए लीडिंग स्पेस फॉरेन कंट्री। लीडिंग स्पेस फॉरेन कंट्री का मतलब ये होता है कि इंडिया अपनी जो स्पेस है वो बेसिकली कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग और इंटरनेट के लिए वो यूज कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अब जो है इंडिया इस सेक्टर में भी अपना फ्यूचर देख रहा है और देखना भी चाहिए, क्योंकि ये आने वाला बूम है। ठीक है, ये आने वाली एक नई रिवोल्यूशन है, एक नया सेक्टर खुल गया है। ठीक है, सो और इंडिया ने ऑलरेडी अपना पहल कर दिया है। तो अगर ये आप देख सकते हैं, इंडिया वॉज ऑन द 4th प्लेस विथ इन्वेस्टमेंट विथ 110 फर्म्स। ऑलरेडी इंडिया ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया है 110 फर्म्स के साथ कोलैबोरेट करके। नाउ इस प्रोसेस में हर्डल्स क्या क्या हैं, अगर आप इमेज देख सकते हैं, इस इमेज में ये बहुत पॉपुलर इमेज है। इस इमेज में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि ये है हमारा ट्रोपोस्फियर और ये है हमारी सैटेलाइट। ठीक है, और ये है कार्बन लाइन। बहरहाल मेरा हर्डल्स पे ज़्यादा फोकस था कि क्या क्या हर्डल्स हैं इस जर्नी में। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बेसिकली जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं या फिर जो पॉपुलर चैनल्स हैं, उनका ये मानना है कि एक कहीं ना कहीं एक जो प्राइवेटाइजेशन की जो इंडिपेंडेंसी है वो नहीं आ रही है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दिस इज नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज। लेकिन जो हर्डल आ रहे हैं कि जो फ्रेमवर्क है इसमें नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज के जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो बहुत क्लियर नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है। कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रोक रही है प्राइवेट कंपनीज को इन्वेस्ट करने से, प्राइवेट कंपनीज को अपना इसमें फ्यूचर देखने से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स इस हर्डल में मेंशन किए हैं, जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी। ठीक है, प्रिंसिपल गवर्निंग एक्टिविटीज एंड स्टेट्स इन एक्सप्लोरेशन। ये सारे वो सेक्शंस हैं जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, सेगमेंट्स हैं जहाँ पे बहुत क्लियर लॉज होना मेंशन है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है स्पेस लॉ का भी। ठीक है, देखिए अगर प्राइवेट कंपनी आएगी तो कहीं ना कहीं अपना फायदा देखेगी, राइट? तो जहां उसको अपना फायदा नहीं दिख रहा है वहां अपना पैसा क्यों लगाएगा? ठीक है, रही बात लाइसेंस की, लाइसेंस एंड लाइबिलिटीज। सो कुछ यहाँ स्पेस बिजनेसेस हैं जहाँ पे मैं अभी आगे चल के बात करूँगा। तो फ्रांस का एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि फ्रांस में कुछ लगभग 4 ऐसे लाइसेंसेस हैं जो कि उन ऑथोराइज किए जाते हैं, और अगर वो ना हो तो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी नहीं मिल पाती है इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में। ठीक है,
तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं फ्रांस का। एंड देन अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ स्पेस लॉ की इंश्योरेंस। ठीक है, अगर लेट्स से कि स्पेस एक्स के बारे में बात कर लें या फिर हम इसरो के बारे में बात कर लें, अगर वो सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च्ड हो गई तो फिर हमारा मिशन सक्सेसफुल है। ठीक है, हमारी मेहनत कामयाब हो गई और हमें सफलता मिली। लेकिन अगर वो मिसाइल, वो टेस्ट अनसक्सेसफुल रहा, डैमेज हो गया, तो उससे क्या रिलेटेड इंश्योरेंस है, क्या इंडेमनिफिकेशन है? ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर का भी एक बड़ा रोल है जहां हमें चैलेंजेस और हर्डल फेस करने को मिल रहे हैं। ओके, नाउ तो जब आप अपना मेंस आंसर लिखोगे ना, तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे फ्रेमवर्क वाइज। ओके, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, एंड देन उसके बाद यू विल टेल देम अबाउट द वे फॉरवर्ड। ठीक है, और इन सारे बातों को हम तथ्यों से, तर्कों से, फैक्ट्स से, फिगर से मेंशन करेंगे सो दैट द आंसर विल लुक वेरी प्रोमिनेंट, वेरी प्रॉमिसिंग, कि हम सिर्फ फिलोसफी पे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम शब्दों, किसी के ओपिनियन पे बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर द प्रूवन फैक्ट्स। ठीक है, प्राइवेट प्लेयर का इसमें क्या रोल है? हम सबको पता है पिछले कुछ सालों में प्राइवेट प्लेयर का स्पेस में बहुत बड़ा रोल है। इलॉन मस्क की टेस्ला, इलॉन मस्क का स्पेस एक्स, ब्लू वर्जिन, यहाँ पे इमेज छुप गई है, जहाँ पे अभी अमेजोन के फाउंडर, इन्होंने स्पेस ट्रैवल किया था। स्पेस टूरिज्म कहते हैं, ये एक नया वर्ड है स्पेस टूरिज्म। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर। तो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। मेनी ऑफ द प्राइवेट एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन इक्विपमेंट एंड फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग। एक स्पेस, एक सैटेलाइट को बनाने में, एक लॉन्चर को बनाने में बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, छोटे से लेकर बहुत बड़े पैमाने तक। और हर इक्विपमेंट की, हर एक स्मॉल पार्टिकल का अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो हमें, अगर हम इसरो को और इन स्पेस को, प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करना है, तो हर एक मैन्युफैक्चरर को, हर एक प्राइवेट प्लेयर को वो इंसेंटिव दिखना चाहिए, वो प्रॉफिट दिखना चाहिए। ठीक है, ताकि वो इजीली हमें सपोर्ट कर सकें या हम उनको सपोर्ट कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइसेंस। ठीक है, एक टर्म यूज हुआ करता था 90s में, लाइसेंस राज, जब एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं आए थे, तो बहुत सारे लाइसेंस के तहत बहुत कागजी कार्रवाई हुआ करती थी एंड बहुत सारी चीजें हुआ करती, तब जाके एक कंपनी प्राइवेट कंपनी होती थी या फिर एक लार्ज स्केल पे कंपनी बनती थी। तो हमारे यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है या ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, बहुत अब तो थोड़ा ठीक हो गया, पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था किसी भी पेपर वर्क को क्लियर करवाना। सो प्राइवेट कंपनीज इस चीज़ से भी परेशान होती हैं कि एक छोटा सा तो काम है, क्यों नहीं हो रहा है जल्दी? ठीक है, इतना ज़्यादा क्यों पेपरबाजी हो रही है? ठीक है, तो जैसे अभी आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि कुछ प्राइवेट बायोटेक कंपनीज हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए अभी भी लड़ रही हैं। ठीक है, तो ये एक इशू भी आ सकता है, ये एक चैलेंज भी आ सकता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मसला, कि इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट सर्विस दे सकें वो। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले, तो जैसे नासा, यूएस का जो नासा है, और चाइना का CNSA, रशियाज रॉसकोस्मोस, ये कुछ ऐसी ग्रेट एग्जांपल्स हैं जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ ये मिल के और नई नई इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजी और इस सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो इंडिया एक एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल इसको समझ के आगे बढ़ सकती है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन यूएस के साथ है, मतलब यूएस में है ये सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है इनको, और इनको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और इकोनॉमी को बिल्ड करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, ये सेक्टर एक ऑलरेडी मैंने पहले भी बता चुका है, एक रिवोल्यूशनाइज्ड स्पेस सेक्टर है। ठीक है, टाइम के साथ साथ, इनोवेशन के साथ साथ और टेक्नोलॉजी के साथ साथ, दिस इज गोइंग टू बी अ बूम इन द कमिंग टाइम। ठीक है, जो स्पेस एक्स है एलॉन मस्क की, 2018 के शुरुआत में ही लगभग
नासा के 30 मिशंस का पार्ट हो चुका है, जो कि उसका कॉन्ट्रैक्ट था 12 बिलियन। जब कभी आप गूगल पे एलॉन मस्क का वो स्पीच सुनोगे तो आपको लिटरली यू विल बी ग्लैड अबाउट हाउ ही क्रैक्ड नासा के साथ ये डील। नेक्स्ट जो हमारा है इंडिया से रिलेटेड, ये इसरो है, ये ठीक है। इंडिया से रिलेटेड हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं या इंडिया ने क्या स्टेप लिया है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि इंडिया करेंटली स्टैंड्स एक इकोसिस्टम हम बना रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अभी इसरो एक गाइडिंग बॉडी है इन स्पेस के लिए, ठीक है। और जहाँ पे अभी हम धीरे धीरे एक स्पेस इकोसिस्टम बना रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में, इस डोमेन में हम उतरें। ऑलरेडी इंडिया ने कुछ स्टार्टअप्स देखे हैं, जैसे अग्निकुल कॉस्मोस है, स्काईरूट टेक्नोलॉजीज है, ध्रुव स्पेस है, पिक्सल है। ये ऑलरेडी होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज हैं और ये चल रही हैं, ठीक है। लेकिन वंस अगेन 2 पॉइंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक, प्राइवेट प्लेयर्स और उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें, और दूसरा एक ट्रांसपेरेंट लॉ होना चाहिए और एक डिफाइंड लॉ होना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर्स को ये लुभा सके, इन्वेस्टर्स इसको को अट्रैक्ट कर सके, ताकि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें इसमें। ओके, सो इससे रिलेटेड मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 4 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस है आपके पास, एंड देन यू हैव टू चूज विच ऑफ द अबव आर ट्रू। कमेंट करके बताइए कि इनमें से अगर आपको ये पूरे प्रोसेस समझ में आ गया है तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यूपीएससी में, एंड जो हमारा कंसेप्ट है, जो बेसिक्स है, वो क्लियर होना चाहिए। ओके, सो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। वी विल डिस्कस टुमारो मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, जो हमारा एडिटोरियल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेबर कोड्स एंड लॉज, ठीक है। ये जीएस पेपर 3 का पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस मसले का एक्चुअली आना लाजमी था, क्योंकि रिसेंटली जब फार्म्स लॉ रिपील हुआ तो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में फार्म्स लॉ या फार्मर्स ही नहीं थे जो एजिटेट कर रहे थे, जो अपनी मांग रख रहे थे, और भी लोग थे जो अपनी मांग रख रहे थे, ठीक है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो आपने देखा 2019 में, 2020 में, उन लोग की भी एक डिमांड थी। फार्मर्स के साथ साथ लेबर लॉज, जो ट्रेड यूनियन है, उनकी भी एक डिमांड थी कि इनकी भी बातें सुनी जाए। तो ये एक बहुत ही बेसिक सिचुएशन है कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अगेंस्ट, और बहुत लंबे टाइम से प्रोटेस्ट होते रहा है, और फिर गवर्नमेंट ने उसकी बात मान ली है, तो ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि प्रोटेस्ट तो ट्रेड यूनियन वाले भी कर रहे हैं और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से जुड़े लोग भी कर रहे हैं, तो क्या उनकी भी मांगे सरकार सुनेगी? क्या वो भी लॉ रिपील होंगे? ऑथर यही डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे के पूरे आर्टिकल में। ओके, सो लेबर कोड्स एंड लॉज। तो क्या रीजन था मुख्यतः जो हमारा कृषि कानून था, जो अभी रिपील हुआ है, जिसको वापस ले लिया है सरकार ने? उसका रीजन ये था, जो ऑथर ने बताया है, कि कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े स्केल पे पहुंच चुका था, ठीक है। बहुत पॉलिटिकली नोन था, पॉलिटिकल बहुत रीजंस थे। अभी हमने देखा पंजाब में चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए, नए चीफ मिनिस्टर आ गए, और शायद अब अमरिंदर सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे और बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स की मुलाकात भी हुई, तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीजन भी था। उसके साथ साथ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों की जो एक सॉलिडारिटी थी, ठीक है, एक लेजिटिमेसी थी, वो सारी चीजें निखर के आ रही थी, लोगों के सामने आ रही थी। और सबसे बड़ी बात, ये तो राजधानी में ही हो रहा था, बिल्कुल बॉर्डर पे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें फार्म्स लॉ से जो फेवर में थी, और उसके कंसिस्टेंट एफर्ट ने उनकी जीत हासिल दिलाई, उनकी जीत दिलाई एक्चुअली। लेकिन ये चीजें आप ट्रेड यूनियन के मामले में बिल्कुल नहीं कर सकते, और अगर ट्रेड यूनियन के प्रोटेस्टर्स ऐसा कर रहे हैं तो शायद उनको सक्सेस ना मिले इस मामले में, ठीक है। इसका रीजन यहां पे मेंशन किया है कि सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो लेबर लॉज है,
ठीक है, किन 4-5 मुद्दों पे ये बात हो रही है, ठीक है। तो जो लेबर लॉज है वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। हिंदी में इसको समवर्ती सूची कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों ही अपना अपना पक्ष रख सकते हैं और दोनों की ही बात मानी जाएगी। 4 लॉज हैं जिसके बारे में ये पूरी डिस्कशन हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि टू इंश्योर सेफ्टी, जितने भी फैक्ट्रीज हैं उनके प्रेमाइस हैं और उसमें काम कर रहे हैं जो वर्कर, उनका हेल्थ और सेफ्टी का प्रोविजन किया जाए। दूसरा था द शॉप्स एंड कमर्शियल एक्ट, ठीक है। ये बेसिकली था कि जहाँ पे कमर्शियल आ गया है तो पेमेंट से लेन देन और हॉलीडेज, छुट्टी वगैरह, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आ गई थी जो नॉर्मली एक जॉब में चलती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन भी इसमें था। अब दूसरा आ गया मिनिमम वेज एक्ट 1948। ये स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स में डिफ्रेंशिएट करता है, किसको पैसा मिले, किसको ना मिले, किसको कम मिले। और एक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है। इससे जितने भी पुराने इंडस्ट्रीज थे उनका बंद होना, उनका खुलना, और किसको ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो बेसिकली मुख्यतः ये 4 लॉज हैं जो कि लेबर लॉज, लेबर कोड्स ऑफ कंडक्ट में ये 4 लॉज आते हैं जिनके बारे में ये पूरी चर्चा थी, और इसी से रिलेटेड प्रोटेस्ट है। तो आइए जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इस कोड में, ठीक है। तो इनफैक्ट जो हमारे ऑथर हैं वो यही बता रहे हैं ये प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये पूरा जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये CTU एंड दीज थिंग्स। तो आप जब इसका PDF डाउनलोड करेंगे आपको ये पूरी क्लियर इमेज साथ में दिख जाएगी अलॉन्ग विद द हाईलाइटेड पार्ट। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस प्रॉब्लम्स विद द कोड्स, ठीक है। सो जब आप अगेन इस पे भी मेंस का आंसर बन सकता है। सो जरूरी नहीं कि फार्म्स लॉज साल भर से चले आ रहे हैं तो उन पे क्वेश्चन बने, MSP पे बने, ठीक है, या फिर मंडी पे बने क्वेश्चन, ठीक है। उससे रिलेटेड और भी तो सारी चीजें हो रही हैं, राइट। तो ये मुद्दा आ सकता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मुद्दा आ सकता है, ठीक। तो हम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें नहीं जाएंगे, जो बेसिक फंक्शंस हैं, क्यों नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, हम वो समझेंगे। प्रॉब्लम्स विद द कोड्स। सेंट्रल ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन, इन्होंने जो है वो क्रिटिसाइज किया है। देखिए सेंट्रल ट्रेड यूनियन, मैं आपको यहाँ बता देता कि अगले पेज पे सेंट्रल ट्रेड यूनियन हर स्तर पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के और नेशनल लेवल पे 3 वर्गों में डिवाइड होता है ट्रेड यूनियन, ठीक है। लोकल यूनियन, नेशनल यूनियन, फेडरेशन यूनियन। फेडरेशन यूनियन सबसे टॉप पे होता है क्योंकि वो होलिस्टिक होता है, वो सबसे बड़ा यूनियन होता है। जैसे कि भारतीय मजदूर संघ, इंटरनेशनल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको INTUC कहते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, और भी हैं, लगभग 12 हैं, ठीक है। तो यहीं पे वो बात हो रही है कि जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है वो 3 प्रिंसिपल ग्राउंड्स पे इस पूरे एक्ट को खारिज करता है और प्रोटेस्ट कर रहा है। पहली बात तो ये है कि जो भारतीय मजदूर संघ है, 12 में से जो एक CTU है, वो क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। सरकार के जो गवर्नमेंट है उसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है। वो ये बोल रहा है कि एडिक्वेट कंसल्टेशन नहीं हुई, हमसे पूछा ही नहीं गया। अरे हम काम कर रहे हैं, हमसे ही नहीं पूछ रहे हो आप कि हमें क्या चाहिए, और बिना पूछे हमारे लिए ही कानून आप बना दिए, और वो भी हमें जो मंजूर नहीं है। एक तो ये शिकायत थी। दूसरा ये था कि जो भी डिस्कशन गवर्नमेंट ने, जो भी लॉज निकाले हैं, जो प्रोविजंस निकाले हैं, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी के अगेंस्ट हैं। कहीं ना कहीं अगेंस्ट इसलिए है कि वहां एक फोर्स्ड लेबर की बात हो गई है, बंधुआ मजदूर, ठीक है। ये फोर्स्ड लेबर हमारे संविधान में भी इसका खंडन किया हुआ है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी में भी इसको मना किया गया है कि ये शब्द ना यूज करें, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस भी ना करें। तो साफ साफ जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे बिल्कुल मैच नहीं करता। उनके जो एथिक्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनसे अभी का जो ये 4 लॉज मैंने आपको बताए हैं वो एथिकली मैच नहीं करता, और लेबर्स को इसमें
बहुत एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ रहा है, उनके फेवर में नहीं है। कहीं ना कहीं उनको जितना वो मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, उतना उनको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या है, 4 ऑप्शंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स ये है कि क्रिएटिंग एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है जहाँ पे ऑलरेडी ये बेचारे मजदूर हैं, ठीक है, जो सरवाइव करने के लिए जीते हैं, और उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस कानून के तहत। ठीक है, एक काउंटर प्रोडक्टिव स्टेप की बात की गई है यहाँ पे, फोर्स लेबर की मैंने बात आपको बता दी है, और अगेंस्ट द इंटरनेशनल कमिटमेंट जो मैंने यहाँ पे अभी बताया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी। ठीक है, आगे चलते हैं इसके डिस्कशन में कि ये स्ट्राइक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये वाला पार्ट, कि ये स्ट्राइक सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई। फार्म्स लॉ भी तो एक स्ट्राइक थी, वो भी लंबे समय से चली आ रही थी, ये भी एक स्ट्राइक है, लंबे समय से ये भी है। इनफैक्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो भी लंबे समय से है। बहुत सारे ऐसे जो स्ट्राइक्स होते हैं, ठीक है, वो लंबे समय तक होते हैं, कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं। इस ये जो मामला है लेबर कोड का, ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, वो हर स्टेट, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। ठीक है, ये जो 12 मेजर सीटीयूज हैं, ये लगभग एक ही राज्य में नहीं है, लगभग हर स्टेट में अलग अलग हैं। तो जब ये स्टेट में अलग अलग सीटीयूज हैं और इनके लीडर्स अलग अलग हैं, तो पॉलिटिकल एक आर्बिट्रेशन भी तो होगा वहां पे। कोई किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से जो 10 हैं, यहाँ पे लिखा है 10 हैव बीन जॉइंटली स्पीयर हेडिंग एजिटेशन कॉलिंग फॉर रिपील। 12 में से 10 ये कह रहे हैं कि आप ये 4 रिमूव कर दीजिए लॉज, ठीक है, इनको इम्प्लीमेंट करिए, अच्छे तरीके से ले आइए। लेकिन जो दो हैं बीएमएस, जो अभी हम जिनकी बात की है, भारतीय मजदूर संघ, वो ये कह रहे हैं कि इनमें आप सर्टेन चेंजेस ले आइए, जैसे कि वेजेस हो गए, सोशल सिक्योरिटी कोड्स हो गया, ये डिमांड में है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सारे चारों लॉस ठीक हैं, कुछ इम्प्लीमेंट, कुछ चेंजेस करिए, लेकिन ये बहुत लार्ज स्केल पे एजिटेशन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी आपसी में भी मतभेद है, ये एकजुट नहीं है। जैसे फार्मर्स सारे एकजुट थे, हरियाणा के, पंजाब के फार्मर एकजुट थे और एक साथ मिलके उन्होंने लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया, तो उनको सक्सेस मिली और उनके मन की हुई। तो यहाँ पे एकजुट नहीं है। ठीक है, ये जो 2 हैं वो कुछ और कह रहे हैं, ये 12 हैं वो कुछ और 10 हैं जो और कह रहे हैं। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है क्या होता है सीटीयू। ठीक है, सो ये एक पहला रीजन था। दूसरा रीजन ये है कि अगर मान लेते हैं कि जो लेबर लॉज रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो नेशनल लेवल पे उनको रोक दिया जाए, लेकिन जो स्टेट, जो जो रीजनल लेवल की गवर्नमेंट है, ठीक है, जो रीजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल होना बहुत मुश्किल है और ये रेगुलेट होते रहेंगे। ठीक है, तो जब तक, क्योंकि ये अभी हम बात करेंगे क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। और तीसरा ऑप्शन, ये बहुत ही मजेदार ऑप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल वर्कर बहुत लंबे समय तक स्ट्राइक नहीं होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि ये नौकरी करते हैं, ये जॉब करते हैं, पगार पे रहते हैं, पैसे, क्योंकि इनका खुद का धंधा नहीं है। फार्मर्स के अगर घर में से 10 लोग हैं घर में, तो 5 लोग प्रोटेस्ट पे जा सकते हैं, 5 काम कर सकते हैं खेती बाड़ी पे, वो अपना धंधा चला सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, रुकेगा नहीं उनका। लेकिन यहाँ पे दे आर एम्प्लॉयज, एक काम करता है तो 4 खाते हैं घर पे। ठीक है, तो इनके नौकरी पे खतरा पड़ सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर ये धरने पे बैठ गए तो जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, उनको वर्कर नहीं मिलेंगे, आराम से मिल जाएंगे वर्कर। ठीक है, सो इसका एक बहुत बड़ा फेलियर ऑलरेडी देखा गया था और मजदूरों के मन में ऑलरेडी ये बहुत डर है कि 1974 में रेलवे स्ट्राइक हुई थी, वो बहुत एक अनसक्सेसफुल स्ट्राइक थी, बहुत लोगों की नौकरियां गई। और बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर स्ट्राइक हुई थी, आई थिंक 1982-83 में, जो अभी भी उनका दिल दहला देता है कि अगर वो लंबे समय तक स्ट्राइक पे जाएंगे तो। ठीक है, तो अतीत में हुए कुछ ऐसे फैसले, अतीत में हुए कुछ ऐसी घटनाओं से वो
इस मामले को फुल्ली फ्लेज्डली नहीं कर पाते हैं। अब इसका देखते हैं कि गवर्नमेंट को आखिर करना क्या चाहिए, मतलब होना क्या है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होता है, मेंस आंसर, वो भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि वे फॉरवर्ड, सी इवेंचुअली यू विल बी अ सिविल सर्वेंट। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कितनी भी लाख प्रॉब्लम्स आए, कोई भी चैलेंजेस आए, लेकिन हमें उसमें से एक रे ऑफ होप निकालनी है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को लेकर नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, दुनिया में वही बिकता है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन बिकते हैं, प्रॉब्लम नहीं बिकती है। ठीक, तो कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जैसे लेबर कोड ऑन वेजेस, इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से वो कोड होना चाहिए। सेफ्टी, हेल्थ और जो वर्किंग कंडीशन है मजदूरों की, उन पे ये होना चाहिए, उनकी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। कल को मान लो कि कहीं आग लग गई, कहीं बंद हो गई, मालिक ने निकाल दिया, कुछ ना, तो एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, उनकी फैमिली की इंश्योरेंस से रिलेटेड होना चाहिए। और एक ये लास्ट है, दे शुड बी पास इन अ पार्लियामेंट एज सुन एज पॉसिबल। ये एक ऑर्डिनेंस के तहत नहीं, एक जायज कानून के तहत, बिल के तहत, दोनों लोकसभा राज्यसभा के सहमति के साथ एक पार्लियामेंट से लॉ निकल के आना चाहिए जो कि वर्कर्स और लेबर्स के फेवर में हो। यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ लेबर लॉज इंडिया मेंशन किया हुआ है। कंडीशन एट वर्क ये हैं, वेजेस एंड रेम्यूनरेशन ये हैं, सोशल सिक्योरिटी ये आप देख लीजिएगा, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन, जहाँ पे राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन कौन से आर्टिकल में मेंशन है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको नहीं भी आता है तो सर्च करके कमेंट करके बताइए कि क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या होगा ABCD में से। ठीक है, अगर आपका आंसर मैच नहीं करता तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे आपको कल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। सी, इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी कवर किया था कल के एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस में, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन वो एंगल दूसरा था। ठीक है, आज ये टोटली एंगल है ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन हाइड्रोजन के ऊपर। ये GS पेपर 2 पेपर 3 का पार्ट है, जहाँ पे हम गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन के बारे में देखेंगे और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डिग्रेडेशन, ये मामला यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, ऑथर ने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन, क्यों अफेक्टिव है इंडिया के लिए, और क्या क्या मेजर्स रख सकते हैं। ठीक है, सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं मेंशन करूंगा, क्योंकि एडिटोरियल नोबेल एनालिसिस प्राइमरली मेंस के लिए, मेंस के नज़र से हम देखते हैं, यूपीएससी के GS पेपर की नज़र से देखते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशंस, जो आपके सब पार्ट्स होते हैं, इंडिया हैज हेड स्टार्ट, ये कुछ लुक्रेटिव कीवर्ड हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर में फ्रेमवर्क बनाने के लिए। ठीक है, सो ग्रीन हाइड्रोजन, जैसा कि हमें पता है कि इंडिया के पास अभी भी 75% जो इंडिया की एनर्जी डिमांड है वो कोल और ऑयल से मीट हो रही है अभी भी। ठीक है, और कुछ जो है वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन की जो सिनर्जी है वो मैच होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये डिमांड धीरे धीरे कम होगी और ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसका बढ़ना हानिकारक है हमारे लिए, हमारे सेहत पे, ग्लोबल वार्मिंग होगी इससे, और ये हमारे जो नेट जीरो है 2070 तक जो हमने प्रॉमिस किया है उसके अगेंस्ट चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल का यूज कम करना पड़ेगा। सोलर, इंडिया सोलर कैपेसिटी, जो हमने कल ISA के बारे में बात की थी, आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ये कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, जो इंडिया ने फ्रांस के साथ डील की थी, सोलर कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक, सो हाइड्रोजन, देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में ना हाइड्रोजन बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है एटमॉस्फेयर में, नेचर में, क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों में बहुत बड़ा है। ठीक है, ये जैसे हमारे सेक्टर्स हैं, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरीज, उनको वो ये यूज करके अब जितने भी वो एमिशंस होते हैं, कार्बन एमिशंस होते हैं, मीथेन एमिशंस होते हैं, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन
सबसे लोवेस्ट डीकार्बनाइजेशन सोल्यूशन है, सबसे चीपेस्ट, सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, तो इंडिया को डेफिनेटली इस क्षेत्र में देखना चाहिए और एक्सेल कर देना चाहिए। ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन काउंसिल का एक स्टेटमेंट है कि अगर 80 जीटी तक CO2 रिड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं लगभग 1.5% डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट सिनेरियो का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, कम होगा। ठीक है, और ये बहुत बड़ा नंबर है 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सेवरल इकोनॉमिक मेजर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि जितने भी मेजर इकोनॉमीज हैं, ठीक, इंडिया हो गया या फिर जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं, वो इस प्रोसेस को बिल्कुल अपना रही हैं, क्योंकि ये पहली बात तो लो कॉस्ट है, चीप है और ईजिली रिप्लेसेबल है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे लोएस्ट ऑफ द डीकार्बनाइजेशन सोल्यूशन। ठीक है, किसी भी कार्बन मूल्य देश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बनाइजेशन हो रहा है वहाँ कम करने के लिए सबसे इजी और चीपेस्ट मेथड है। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि कार्बन कई फॉर्म्स में ग्रीन हाइड्रोजन बनने से पहले कई फॉर्म्स में वो तब्दील होता है, तब जाके वो ग्रीन बनता है। यहाँ पे और भी होते हैं, ब्लैक होता है, पिंक होता है, ब्राउन होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड हियर कि ग्रीन हाइड्रोजन किस प्रोसेस से होते हुए जाता है। ये बेसिकली हमें क्लास 9th या 10th में हमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस की मेथड से जो हमारा पानी है H2O है वो अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो अलग होता है। तो ऑक्सीजन आयन अलग, हाइड्रोजन आयन अलग। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को फिर एक गैस चैम्बर में स्टोर किया जाता है, जैसे कि यहाँ आपने देखा है, गैस चैम्बर में स्टोर किया जाता है और फिर उसको शिप किया जाता है किसी भी डेस्टिनेशन में और फिर वो यूज़ हो सकता है कहीं पे भी। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है इसमें, ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं, होता रहा है, लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ ब्राउन हाइड्रोजन brown hydrogen is produced using coal where emission are released. ठीक है, जहाँ पे कोल प्रेजेंस होगा वहाँ पर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, जहाँ पे कोल कैप्चर करेगा या फिर कार्बन को कैप्चर करेगा वहाँ पे ब्लू आपका हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक, और नेचुरल हाइड्रोजन है, नेचुरल कोई गैस है उसमें ग्रे हाइड्रोजन मिलेगी। ठीक है, तो ये ब्राउन है, ये ग्रे है, ब्लू है, इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, पेपर में आ सकते हैं इसलिए क्योंकि इसके ऑप्शंस ऐसे करके आपको दे देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ब्राउन और ग्रीन कौन सा है। ओके, सो जो COP26 है वो आपको एक बहुत डिटेल में अपने नोटपैड में मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। ओके, अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस किया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक, यहाँ पे नेट जीरो के बारे में डिस्कस किया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया गया है, क्लाइमेट जस्टिस के बारे में डिस्कस किया गया है। तो जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो COP26 के बारे में ही मत बनाइएगा, उससे जुड़े सारे डेम बनाइएगा। ठीक है, तब जाके एक आंसर आपका होलिस्टिक और सब्सटैंशिव होगा। और उसके साथ साथ ये जितने भी फैक्ट्स हैं वो मेंशन करते रहना। फ्रांस के साथ टाई अप या फिर US के साथ टाई अप हुआ, ISA हुआ, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का कुछ इनिशिएटिव था। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे फ्रेमवर्क बनाना है। ओके, सो सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है, ये है H2, ये है O2। सॉल्यूशंस क्या है कि अभी 30 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि हाइड्रोजन रोड मैप ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है। 200 से भी ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहे हैं, जहाँ पे 2030 तक उसकी इकोनॉमी, उसकी इन्वेस्टमेंट लगभग $300 बिलियन हो जाएगी। अभी हमने पहले न्यूज़ में देखा जो टेक्नोलॉजीज का जो इन्वेस्टमेंट है टोटल वो 400 बिलियन का है। ओके, और ये देखिए हाइड्रोजन, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे इस पे इन्वेस्टमेंट हो रही है और कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और दूसरी बात ये कि एक एक एथिकल एस्पेक्ट भी है इसका। ठीक है, कि हाउ कैन वी रिड्यूस इट। सो इवन इंडिविजुअल जो आप और हम हैं, हम भी इसको कम कर सकते हैं चीज़ें समझकर कि हम कहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें, कुछ चीज़ें ना जलाएं। ठीक है, उसको कैसे डिस्पोज करें ताकि वो इफेक्टिवली वो
डिकम्पोज हो जाए। ठीक, इससे रिलेटेड यूनियन बजट में जो अनाउंस हुआ था इस साल, तो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन एक रोड मैप इंट्रोड्यूस किया गया था जहां पे हाइड्रोजन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बताया गया। ठीक है, और उसके तहत बहुत सारे एनर्जी इनिशिएटिव्स लाए गए गवर्नमेंट द्वारा, जैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर मिशन, पीएम कुसुम, ठीक है, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, रूफटॉप सोलर स्कीम, वन सन वन ग्रिड वन रूफ, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कुछ की सेक्टर्स हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है जहां पे आप अपना आंसर को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, मतलब कि फैक्ट के साथ मेंशन कर सकते हैं। तो कुछ की फैक्टर्स क्या हैं, जैसे रिफाइनरीज हो गए, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, ये लोग जो जो सेगमेंट है, इनको हाइड्रोजन मैंडेट करना है यूज। ठीक है, क्योंकि इनसे क्या होगा कि ये वो सेक्टर हैं जो कि सबसे ज्यादा कोल, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, और अगर ये यूज करते हैं हाइड्रोजन, ये रेप्लिकेट सप्लीमेंट करते हैं हाइड्रोजन से, तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएगा हमारे आसपास के क्लाइमेट में, और उसकी कॉस्ट भी बहुत कम होगी। तो ये जो हमारे नियर गोल्स हैं उसमें मैंडेटरी पॉइंट मेंशन्ड है। ठीक है, कुछ कुछ और हैं एरिया, जैसे स्टील, सीमेंट, रोड मोबिलिटी, रोड वगैरह बनती है, उसमें भी बहुत से गैसेस निकलती हैं, CO2 निकलता है, मीथेन निकलता है। तो ये मीडियम टर्म गोल है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं नियर टर्म गोल है, मीडियम टर्म गोल है, और ये एक लॉन्ग रन गोल है। लॉन्ग गोल में क्या है, जैसे हमारी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होती हैं, ठीक है, शिपिंग, एविएशन, या फिर एनर्जी स्टोरेज। आप देखते हैं ट्रक पे ट्रक एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, उसमें उनकी जो फ्यूल्स बर्न होते हैं वो कार्बन एमिट करते हैं और वो पोल्यूट करते हैं फिर एनवायरनमेंट को। ठीक, तो यहाँ पे एक सेंटर और स्टेट का एक बायलैटरल रिलेशन भी बहुत और एक संबंध भी बहुत ज़्यादा निकल के आता है कि जब सेंटर स्टेट साथ में मिलकर काम करें, यूनियन और स्टेट, तो फिर इसको ईजिली अचीव किया जा सकता है। लेकिन इंसेंटिव्स देना पड़ेगा इन सब के लिए, और डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम चाहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर अगर इन्वेस्ट करें ग्रीन हाइड्रोजन में, तो कहीं ना कहीं हमें वो इंसेंटिव उनको देना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा कि उनका प्रॉफिट है इसमें। ये वही वाली बात होगी जो हम स्पेस एक्स में कर रहे थे कि अगर प्राइवेट प्लेयर कहीं भी वो आ रहा है, अपना इन्वेस्ट कर रहा है, तो प्रॉफिट दिखना चाहिए उसको, कहीं ना कहीं अपना लाभ दिखना चाहिए, और सोशल लाभ भी दिखना चाहिए। ठीक है, कि समाज के लिए वो क्या कर रहा है, और ऑफ कोर्स जब तक उसका लाभ नहीं हो, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला पाएगा वो। ठीक, सो पॉलिसीज जो कि अट्रैक्ट करें प्राइवेट प्लेयर को, और ताकि वो ज़्यादा इन्वेस्ट करें ग्रीन हाइड्रोजन में। ठीक है, सो आज का एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस यहीं खत्म होता है दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे CD यूट्यूब रिचुअल प्रोग्राम्स के साथ। अगला जो हमारा सेशन है वो करंट अफेयर्स और स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आ रहा है फ्रॉम द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, जो आद्या मैम कंडक्ट करती हैं। उसके बाद फिर एक्सप्लेनर जाएगा हमारा, जो कि इंसाइट एंड एनालिसिस है, जो कि अंजुम सर कंडक्ट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शाम को MCQs हमारा पोस्ट होगा। ठीक है, सो पूछे गए आंसर को आप कमेंट करके बताइए, आप जो हमने MCQs मेंशन किया था, और इनफैक्ट कौन सा पार्ट इस पूरे एडिटोरियल और ओपेड एनालिसिस में आपको अच्छा लगता है, आप सुनना चाहते हैं, या फिर आपके कोई फीडबैक और कमेंट है, तो प्लीज़ शेयर करिए हमारे साथ, और वी विल वर्क ऑन दैट एंड वी विल शेयर आवर इनसाइट ऑन इट। ठीक है, मिलते हैं अगले एडिटोरियल एनालिसिस में। जय हिंद, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।